Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये चैनल्स बायोलॉजी विद मनीष कुमार आपके पूरे सिलेबस को, आपके बायो के पूरे सिलेबस को इस चैनल्स पे आपके एग्जाम से पहले अपलोड कर देगी। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप घर बैठे ही अपने तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सके। चलिए, आज का हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के दूसरे लेक्चर पे बात आज करेंगे। शुरू करते हैं आज का ये नया सा टॉपिक। आज हम लोग 10th के हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर्स के दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन एंड टाइप्स ऑफ वेरिएशन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा मेंडल्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि मेंडल्स का जो है जन्म वो ऑस्ट्रिया के ब्रुन नामक जो शहर है वहां हुआ था। मेंडल के पिताजी फार्मर थे और ऑर्नामेंटल जो फ्लावरिंग कल्चर जो है उसका काम करते थे, जिसके कारण मेंडल का जो नेचर में इंटरेस्ट जगा। और साथ ही मेंडल का अगर बात करें तो ये जो है उनकी शिक्षा, शुरुआती शिक्षा गांव मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हुई। इसके बाद फिर से वो पादरी बने, फिर वहां से उनको फिजिक्स के उनको जो है आगे के शिक्षा के लिए क्या किया गया, आगे एडमिशन करवाया गया, जिसके बाद वो फिजिक्स का लेक्चरर बने, फिर मैथ का लेक्चरर बने, फिर जाकर के बायो के सेक्टर में आकर के अपना थियरी दिए। आप समझ गए? मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे आएंगे और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है मेंडल का, इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कुछ टर्म मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जानना जरूरी है कि वो टर्म क्या है, जिसके द्वारा उस एक्सपेरिमेंट को आगे समझने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डोमिनेंट ट्रेट। मेंडल का जो टर्म है सबसे पहला वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट्स। चलिए, ट्रेट्स पहले समझेंगे, ट्रेट्स क्या, उसके बाद डोमिनेंट और रिसेसिव पे आएंगे। ट्रेट्स कहने का मतलब है कि जब एक ही कैरेक्टर एक ही है, लेकिन वो क्या करेगा कि अलग अलग तरह के दो डिफरेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो उसको कहेंगे उस कैरेक्टर का ट्रेट्स। जैसे एग्जांपल में अगर आप मान लेते हैं कि एग्जांपल में इस तरह से लीजिए, जैसे अगर मान लेते हैं हाइट, ठीक है, ये मान लेते हैं, यहां एग्जांपल यहां लिख रहे हैं, ये रहा हाइट। तो हाइट का जो है दो ट्रेट्स हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। हाइट जो है वो या तो टॉल हो सकता है ना, बोलो, या फिर ड्वार्फ हो सकता है, यानी कि या तो खूब लंबा हो जाए या फिर पूरा छोटा हो जाए, बौना जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, या तो टॉल हो जाए या ड्वार्फ हो जाए। तो हाइट कैरेक्टर तो एक ही है, अब ये दो अलग अलग तरह का चीज दिखा रहा है ना, तो ये इसका ट्रेट्स है। बात समझ गया? अब मेंडल डोमिनेंट ट्रेट्स किसको कहा? तो होता क्या, मेंडल का कहना ये था, मेंडल का जब थियरी आगे पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे हम लोग कि जब दो कैरेक्टर एक साथ आएगा ना, तो एक कैरेक्टर ही आपको दिखाई देगा, दूसरा कैरेक्टर आपको नहीं दिखाई देगा। बात समझे क्या कहा मेंडल? कि एक ही कैरेक्टर आपको दिखाई देगा, दूसरा कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं देगा। वहां उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। बात समझ गए? तो जब दो कैरेक्टर को आप एक साथ मिलाएं और एक कैरेक्टर आपको दिख रहा है, तो जो कैरेक्टर दिख रहा है ना वो डोमिनेंट है। वो क्या है? डोमिनेंट है। देखिए, द ट्रेट व्हिच अपीयर इन F1 जनरेशन, द ट्रेट्स व्हिच अपीयर in F1 जनरेशन। अब देखिए, F1 जनरेशन पे भी आपको ज्यादा नहीं सोचना है। F1 जनरेशन आगे जब मेंडल का क्रॉस बताया जाएगा तो वहां आपको पता चलेगा F1 जनरेशन क्या है, सब कुछ पता चलेगा वहां पे। बात समझ गए? अभी आप केवल क्या समझे? डोमिनेंट ट्रेट्स, जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है वो डोमिनेंट ट्रेट्स है। चलिए नंबर 2 में आइए।
दूसरे नंबर में आपको कहा जाएगा रिसेसिव। रिसेसिव ट्रेट्स किसको कहा मेंडल? तो यहां देखिए, एक कैरेक्टर दिखा तो दूसरा कैरेक्टर ऑटोमेटिक क्या होगा? मेंडल कहा कि नहीं दिखेगा। एक कैरेक्टर आपको दिखा तो दूसरा कैरेक्टर आपको नहीं दिखेगा। यानी कि जैसे अगर मान लेते ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, अगर मान लेते हैं कि टॉल दिखेगा, मान लेते हैं टॉल दिखेगा तो ड्वार्फ आपको नहीं दिखेगा, नहीं ना बात है। तो टॉल जो दिखा तो इसको आप डोमिनेंट कहें, तो जो ड्वार्फ है ये क्या हो जाएगा? नहीं दिखा तो रिसेसिव। यानी कि क्या कहेंगे? कहेंगे ये रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में, द ट्रेट व्हिच डज नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, डज नॉट अपीयर इन, डज नॉट appear in F1 generation। बात समझे? बात समझे क्या कहा गया? अब देखिए, डोमिनेंट और रिसेसिव को आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप क्या है, घर में देख रहे हैं टीवी, आप देख रहे हैं घर में टीवी। क्या हुआ, जब आप यहां से अपने क्लास से घर पहुंचे तो आप देखे क्या कि आपका जो छोटा भाई है या छोटी बहन है वो टीवी देख रहा है या देख रही है। आप उसको क्या कहे, उठाए और कहे भर दिन में पढ़ना लिखना तो है नहीं तुमको कुछ काम, पूरा दिन टीवी टीवी करते रहते हो, चलो उठो जाओ। अब छोटा भाई या छोटी बहन क्या की, अपना क्या क्या बेचारा अपना सरक गया एक साइड में, रिमोट तुमको थमा दिया, लो तुम ही देख लो। थोड़ा ही देर तुम देखे तब तक उधर से पिताजी आ गए, वही बात जो अभी पीछे तुम कहते वही बात तुमको कहा गया, तुम भी अपना सरक लिए थोड़ा सा साइड। अब पिताजी न्यूज चैनल लगा दिए। कुछ समय के बाद, आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, कुछ समय के बाद दादाजी आए उधर से कह रामायण लगाओ। अब तुमको यहां क्या दिखाई दे रहा आपको? यही तो डोमिनेंस है। पहले जो आदमी था उसका लक्षण दिख रहा था, लेकिन बाद में जो आया वो पहले वाले के कैरेक्टर को दबा दिया। तुम गए तो छोटे भाई के कैरेक्टर को दबा दिया, आपके पिताजी आए तो आपके कैरेक्टर को दबा दिया गया, उनके पिताजी आए तो सबके कैरेक्टर को दबा दिया गया। मतलब कैरेक्टर तो एक ही का ना दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो जिसका कैरेक्टर दिखा दादाजी वाला वो डोमिनेंट है, और आप सबका कैरेक्टर, चाहे आपका छोटा भाई, आपके पिताजी, वो सब किस स्टेज में है? रिसेसिव स्टेज में। बात समझे? तो यही है डोमिनेंट और रिसेसिव का कहानी। बात समझे? अब देखिए, मेंडल जो है अपना तीसरा बात, मेंडल के एक्सपेरिमेंट का जो तीसरा बात था वो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ध्यान दीजिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो पहले एक कैरेक्टर को लेके किए, फिर 2 कैरेक्टर को लेके किए, फिर 3 कैरेक्टर को लेके किए। आप समझ गए? तो जब मेंडल एक कैरेक्टर को लेकर के, कैरेक्टर एक है ना, हाइट, इसको लेकर के क्रॉस किए, यानी कि टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस हुआ, टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस हुआ। तो कैरेक्टर तो एक ही ना है, ट्रेट्स 2 है। ध्यान दीजिए जरा क्या कहा जा रहा है, कैरेक्टर एक ही है, हाइट, और इस हाइट का 2 अलग अलग ट्रेट्स है, एक टॉल और एक ड्वार्फ, है ना। तो ये जो टॉल और ड्वार्फ है, इस कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर में ये दोनों आ गया। तो मेंडल इसको क्या कहा कि जब हम लोग एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराएंगे ना, तो मेंडल उसको क्या दिया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए क्या कहा गया, इसको हम लोग कह सकते हैं, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्रॉस ऑफ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बात समझ गए? बात समझे? अब डाई हाइब्रिड क्रॉस आप समझ सकते हैं, नंबर 4 में कहा गया, चौथा पॉइंट है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस देखिए जरा, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? जब मेंडल क्या किए, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के स्टडी किए तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और जब कितने कैरेक्टर को लेकर करेगा? डाई मतलब 2, डाई मतलब 2। या ध्यान दीजिए, मोनो मतलब एक,
मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9 और डेका मतलब 10। ये पढ़े हो ना। तो यहां से मोनो मतलब एक, यहां डाई मतलब दो, यानी कि दो कैरेक्टर को, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के जब स्टडी किया जाएगा, जब क्रॉस करवाया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या, इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर ऑफ contrasting character, inheritance of two pair of contrasting character is called dihybrid cross। यहां तक कोई दिक्कत? क्या सब कहा गया? यहां से ध्यान दीजिए एक बार, डोमिनेंट ट्रेट्स, रिसेसिव ट्रेट्स, पहले ट्रेट्स समझ में आ गया, एक कैरेक्टर का दो अलग अलग जो फॉर्म है उसी को हम लोग उसका ट्रेट्स कह रहे हैं, उस कैरेक्टर का ट्रेट्स में कभी डोमिनेंट होगा, कभी रिसेसिव होगा। मेंडल कहा कि दो ट्रेट्स को जब आप एक साथ लाएंगे तो उसमें एक ही कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है, या एक ही ट्रेट्स का कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है। तो जो देखने के लिए मिल रहा है वो डोमिनेंट है, जो देखने के लिए नहीं मिल रहा है वो रिसेसिव है। बात समझ गया? मोनोहाइब्रिड क्या कहा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। बात समझ गए? चलिए अगला देखेंगे, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। यहां देखिए, मोनो मतलब एक था तो एक कैरेक्टर का क्रॉस हुआ, डाई मतलब दो था तो दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हुआ, ट्राई मतलब तीन है तो क्या होगा, तीन कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस ऑफ थ्री पेयर, इनहेरिटेंस ऑफ थ्री पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्या बोलो, इन होगा, इसको क्या कह देंगे हम लोग, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। बात समझे? अगला नंबर आपका आता है बैक क्रॉस, और फिर अगला जो टर्म आएगा वो आएगा टेस्ट क्रॉस। ध्यान दीजिए, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस देखिए जरा, बैक क्रॉस क्या है, क्या होगा, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन विद एनी पेरेंट, F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट के साथ करा दीजिए, चाहे वो डोमिनेंट है या चाहे वो रिसेसिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। F1 जनरेशन को किसके साथ कराना है, डोमिनेंट पेरेंट के साथ या फिर रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, बैक क्रॉस। अभी लग रहा होगा ये सारा वर्ड टर्म अटपटा, ये क्या F1 चल रहा है, क्या पेरेंट चल रहा है, वो सब पता चल जाएगा अभी आगे। आप समझ गए ना, जैसे मेंडल्स के लॉ में एंटर करेंगे ना, सब कुछ एकदम जो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और उस समय में जो है आपको फिर से जब इस सब याद दिलाया जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ पता चलते जाएगा। आप समझ गए ना। चलिए देखिए जरा क्या होगा, क्रॉस बिटवीन, क्या कहा गया, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड पेरेंट, F1 जनरेशन एंड पेरेंट इज कॉल्ड क्या, बैक क्रॉस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या आता है, टेस्ट क्रॉस, नंबर 7 में, सातवां टर्म आपका है टेस्ट क्रॉस। यहां ध्यान दीजिए, यहां जो आपको कहा गया बैक क्रॉस में, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड पेरेंट, पेरेंट कोई भी हो सकता है, वो डोमिनेंट हो सकता है, वो रिसेसिव स्टेट में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई किसी पेरेंट के साथ अगर आप करवा दिए तो वो हो गया बैक क्रॉस। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि अगर क्रॉस करवाते हैं, किसका, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड
रिसेसिव पेरेंट के बीच। बात समझे? क्या कहा जाएगा कि जब क्या करवाते हैं, क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन और रिसेसिव पेरेंट के बीच, जिसका कैरेक्टर आपको नहीं दिख रहा है F1 जनरेशन में, उसके बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो उसको आप क्या कह देते हैं, टेस्ट क्रॉस कह देते हैं। क्या कहेंगे उसको, टेस्ट क्रॉस के नाम से जानेंगे। यहां तक का कहानी क्लियर है? एक बार फिर से डोमिनेंट, रिसेसिव, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, टोटल देख लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्या है, सॉरी डोमिनेंट क्या है, जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है F1 जनरेशन में वो क्या है, डोमिनेंट। रिसेसिव क्या है, जो कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा है वो क्या है, वो क्या है, रिसेसिव। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, जब 1 जीन का इनहेरिटेंस होगा तो मोनोहाइब्रिड, 2 जीन का इनहेरिटेंस होगा तो डायहाइब्रिड, 3 जीन का इनहेरिटेंस होगा तो ट्राइहाइब्रिड। बैक क्रॉस, क्रॉस बिटवीन F1 एंड पेरेंट, F1 एंड पेरेंट इज नोन एज बैक क्रॉस। क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। बात समझ गए? चलिए आगे अब हम लोग जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस ट्रैक्ट्स के बारे में देखेंगे। 4 से 5 टर्म और है। मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें ये सारा टर्म यूज किया जाएगा, इसलिए ये सारा टर्म जो है आपको एकदम जो है आपके जवान पे होना चाहिए। इस तरह से याद होना चाहिए कि अगर आप निंद में भी हैं, आपको जगा करके कोई जगाए और कहे बुआ जरा बता दो कि बैक क्रॉस क्या होगा, तो तुम बिना सोचे ही तुरंत बोल दोगे क्या कि सर जब F1 और पेरेंट को क्रॉस कराया जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बैक क्रॉस, और जब पेरेंट और रिसेसिव को क्रॉस करा दिया जाएगा तो टेस्ट क्रॉस। एक जीन का इनहेरिटेंस होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कैरेक्टर नहीं दिख रहा है वो रिसेसिव। बात समझ गए ना? इस तरह से याद होनी चाहिए आप। चलिए आगे देखिए जरा, अब हम लोग देखेंगे अगला टर्म हमारे पास है जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी कैरेक्टर के जीन को रिप्रेजेंट अगर हम लोग करें, किसको रिप्रेजेंट करें? जीन को। जैसे अभी हम लोग कैरेक्टर लिए थे हाइट, और इसका एक कैरेक्टर था टॉल, था ना, टॉल। ये कैरेक्टर है, लंबा देखने में लग रहा है, इतना लंबा, बहुत सारा लंबा है। हम लोग देख के कहेंगे लंबा है, देख के ही ना कहे तुमको पता है कि वहां अंदर किस तरह का जीन है, नहीं ना पता है। तो जब क्या है कि जब ये नहीं पता है कि जीन है कौन सा, मतलब जीन का स्टडी हम लोग नहीं किए, केवल कैरेक्टर देख लिए, एक्सप्रेशन देख लिए और कह दिए कि ये कैरेक्टर है। तो इस तरह का जब बात करते हो, जीन का स्टडी नहीं करते हो, बिना जीन का स्टडी किए ही कैरेक्टर बता देते हो, तो इसको कहते हो फिनोटाइप। क्या कहते हो इसको? फिनोटाइप। और जब जीन का स्टडी करोगे, कहोगे सर टॉल है ना, तो टॉल में जीन कौन सा है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला हो, या ऐसा भी हो सकता, यानी कि दोनों डोमिनेंट हो, दोनों डोमिनेंट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, क्योंकि रिसेसिव वाला का जीन तो आपको पता, मतलब कैरेक्टर तो आपको दिखेगा नहीं, हम लोग पीछे ही देख लिए कि क्या होगा। सर ऐसा भी हो सकता है, और साथ के साथ हम लोगों को ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसा कैसे है? तो ये जो है, ये जब इस तरह की चीजों का स्टडी करने लगोगे, जीन का स्टडी, तो उसको क्या कहोगे? जीनोटाइप। और जब जीन का स्टडी नहीं करोगे, केवल और केवल एक्सप्रेशन आप देखेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। बात समझ गए? तो जीनोटाइप को हम लोग लिख देते हैं जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेट्स। क्या लिख देते हैं? जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेट्स। यानी कि इस तरह से एग्जांपल में अगर ले ले तो सर टॉल, और टॉल का हो जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। बात समझ गए? कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब देखिए फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या कहेगा? तो फिनोटाइप ये कहता है कि इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट्स, एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट्स, एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट्स। यानी कि क्या दिए? केवल क्या है? टॉल है। देखे कि सर इतना बड़ा है, मतलब टॉल हो गया, एकदम इतना सा है, ड्वार्फ हो गया, छोटा है। बात समझ गए? उसमें आपको जीन का स्टडी नहीं किया है कि क्या चल रहा है। बात समझ गए ना? तो ये हम लोग क्या कहेंगे? जीनोटाइप और फिनोटाइप। दिक्कत नहीं ना इसमें, केवल यस सर किए जा रहे हो। जीनोटाइप फिनोटाइप में कोई दिक्कत नहीं ना। जीनोटाइप में जीन का स्टडी किए, जीन कब पता लगाए
कि जीन कैसा है, तो जीनोटाइप, जीन का पता नहीं किए, केवल एक्सप्रेशन पता कर लिए कि भैया ये जो है ना ये लंबा है तो टॉल है, ये छोटा है बौना है तो ड्वार्फ हो गया। आप समझ गए, तो इसको हम लोग फिनोटाइप कह दिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कहां, एलील पे। कहां पे, एलील पे। इसको आप एलीली नहीं पढ़ेंगे कभी भी, एलील पढ़ना है इसको, ये एलील है। ध्यान देंगे जरा कि एलील क्या कहता है। टर्म एलील रेफर्स टू ईच ऑफ मेंबर ऑफ अ जेनेटिक पेयर। जेनेटिक पेयर का जो मेंबर है उसी को क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। जेनेटिक पेयर का जो मेंबर है, एक ये एलील हो जाएगा इसका। बात समझ गए ना, क्या कहेंगे हम लोग, इस तरह से कह सकते हैं, मेंबर्स ऑफ अ जेनेटिक पेयर, ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ जेनेटिक पेयर, मेंबर्स ऑफ जेनेटिक पेयर, जेनेटिक पेयर। ध्यान दीजिए, ये जेनेटिक है ना, ये पेयर में है ना जी, ये भी पेयर में है ना, तो ये एलील हो जाएगा इसका। ये हो गया टॉल का एलील, ये भी हो गया टॉल का एलील। ये कैपिटल टी एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी एलील है। बात समझ गए। अब देखिए एलील अगर समझ में आ गया, अब देखिए होमोजाइगस ट्रेट्स किसको कहेंगे और हेटेरोजाइगस ट्रेट्स किसको कहेंगे। तो यही एलील पे ही ये भी डिपेंड करेगा कि क्या होगा, कि अगर सिमिलर एलील है, क्या है, सिमिलर एलील, ये यहां देखिए कैपिटल टी या कैपिटल टी सेम है ना, या तुमको डिफरेंट नजर आ रहा है, सेम है ना, तो ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है ये सेम है, तो इसको हम लोग कहेंगे होमोजाइगस ट्रेट्स। क्या कहेंगे, होमोजाइगस ट्रेट्स। यानी कि हम लोग कैसे लिखेंगे, सिमिलर एलील फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स, सिमिलर एलील फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स, स्पेसिफिक ट्रेट्स। बात समझ में आई। अब इसका एग्जांपल अगर लिखे तो लिख देंगे सर कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये होमोजाइगस है आपका। अब हेटेरोजाइगस क्या होगा, दे हैव डिसिमिलर एलील फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स, डिसिमिलर एलील फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स। कुछ नहीं बदलेगा, केवल क्या बदलेगा, सिमिलर की जगह क्या हो जाएगा, डिससिमिलर हो जाएगा, सिमिलर के बदला डिससिमिलर हो जाएगा। एलील फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स, यहां ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, देखिए अभी देखिए ना हम लोग कि सर ये भी टॉल है और ये भी टॉल है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है और कैपिटल टी भी टॉल है। कैसे हो गया, क्योंकि सर स्मॉल टी वाला कैरेक्टर तो नहीं ना दिखेगा कैपिटल टी के साथ, हमेशा रिसेसिव स्टेट में रहेगा ना, तो ये दोनों है टॉल। तो स्पेसिफिक देखिए, डिसिमिलर एलील फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स, ट्रेट्स तो स्पेसिफिक ही है टॉल, लेकिन क्या हुआ, इसका एलील बदल चुका है और ये हो गया है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा आपका हेटेरोजाइगस ट्रेट्स। बात समझ में आई। मेंडल का यही सारा इतना, ये जो टोटल 12 जो टर्म है, ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आपको लगातार यूज में आते रहता है। डोमिनेंट जो दिख रहा है, रिसेसिव जो नहीं दिख रहा है, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिख रहा है वो क्या है, डोमिनेंट, जो नहीं दिख रहा है वो रिसेसिव। एक जीन का इनहेरिटेंस हुआ, 1 जीन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, 2 जीन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड डायहाइब्रिड, 3 जीन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड ट्राइहाइब्रिड। ठीक है, इसके बाद बैक क्रॉस क्या होगा, F1 क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन टू पैरेंट, F1 जनरेशन टू पैरेंट, क्रॉस बिटवीन F1 टू पैरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस, क्रॉस बिटवीन F1 टू रिसेसिव पैरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसके बाद जीनोटाइप, स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फिनोटाइप। एलील, मेंबर्स ऑफ जेनेटिक पेयर, इस जेनेटिक पेयर में जो भी मेंबर होगा वो उसका एलील होगा। होमोजाइगस ट्रेट्स, जब एक जैसा एलील होगा, एक जैसा एलील कैपिटल टी, तो होमोजाइगस ट्रेट्स, जब अलग अलग एलील होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हेटेरोजाइगस ट्रेट्स। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ, कुछ भी नहीं ना। चलिए, तो यही सारा कहानी है। आगे हम लोग शुरू करेंगे क्या, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या क्या है। चलिए आगे हम लोग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। अब इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि मेंडल्स का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था क्या, मेंडल्स का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था। तो मेंडल किस चीज पे जो है अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, कोई बता सकते हो।
एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था पी, और पी में कौन सा? पी दो तरह का, गार्डन पी और वाइल्ड पी। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था मेंडल का गार्डन पी। ठीक है, क्या था? गार्डन पी। इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, ये भी आपको याद रखना है। गार्डन पी जो था इसका साइंटिफिक नेम क्या था? पाइसम सटाइवम। अभी भी है, ऐसा नहीं कि अब नाम बदल गया इसका। ठीक है, पाइसम सटाइवम। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर कितना था इस पाइसम सटाइवम में? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था? क्रोमोसोम नंबर इस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का था, क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू 14। क्रोमोसोम नंबर था यहां 14। ठीक है, हैप्लॉइड होगा या डैप्लॉइड? तो आंसर होगा डैप्लॉइड। हैप्लॉइड डैप्लॉइड समझते हो ना, सेल चैप्टर में पढ़ाया गया होगा 9th में। हैप्लॉइड और डैप्लॉइड क्या होता है, ध्यान दो जरा, थोड़ा सा समझ लो। हैप्लॉइड और डैप्लॉइड में क्या होगा कि जो हैप्लॉइड होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम n के कंडीशन में होगा, यानी कि आप उसको बांट नहीं सकते दो भागों में। जैसे 14 को आप बांट सकते हैं, ठीक है, लेकिन हैप्लॉइड 7 अगर है तो आप उसको बांट सकते हैं, 9 है तो बांट सकते हैं, 11 है तो बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, लेकिन इसको बांटा जा सकता है। बात समझ गए ना? ह्यूमन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितना है? 46 है ना, वो भी डैप्लॉइड है, ह्यूमन भी डैप्लॉइड है। लेकिन स्पर्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितना है? 23, इसलिए वो क्या है? हैप्लॉइड है। बात समझ गए? तो ये भी याद रखना है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट मटेरियल सब गार्डन पी था, ना कि वाइल्ड पी। उसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम था और उसका क्रोमोसोम नंबर 14 था, और वो जो है डैप्लॉइड स्टेज में होता था। ये सारा बात समझ में आया? अब देखिए जरा, मेंडल, तुमको बताया ये जाता है कि मेंडल मटर के पौधे का चयन किया, क्यों किया, ये भी बता दिया जाता आपको। हम भी बता देंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताएंगे, हम भी बताएंगे कि मेंडल एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने पाइसम सटाइवम पे ही किया। लेकिन एक बात आप जानते हैं, मेंडल केवल पाइसम सटाइवम पे अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट हनी बी पे, ड्रोसोफिला पे और भी अदर प्लांट पे जो है किया था। लेकिन हुआ क्या कि मेंडल जो है लास्ट में जो प्योर वैरायटी मिल रहा था ना, वो केवल पाइसम सटाइवम में मिला। बात समझ गए? बाकियों के तुलना में उसमें जो भी कार्य था, जो भी फंक्शन उसका चल रहा था, जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वो आसान था। इसलिए क्या हुआ कि मेंडल पाइसम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने रखा। लेकिन उससे पहले वो हनी बी पे भी एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, ड्रोसोफिला पे भी कर चुके थे, उसके बाद जो है और भी कुछ प्लांट था उस पे भी कर चुके थे। लेकिन लास्ट में हम लोग को पढ़ना क्या है? पाइसम सटाइवम। वहां पे कैरेक्टर्स वगैरह आसानी से देखने के लिए मिलती थी। मेंडल्स देखिए, एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग गार्डन पी या पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम को चुनने का फायदा क्या रहा मेंडल को? बात समझ गए ना? ध्यान दीजिए, या व्हाई मेंडल सेलेक्ट पाइसम सटाइवम फॉर एक्सपेरिमेंट, कुछ भी कह सकते हो, या एडवांटेज हम लोग लिख देते हैं, एडवांटेज फॉर सेलेक्टिंग गार्डन पी, सेलेक्टिंग गार्डन पी को सेलेक्ट करने का एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट में कारण क्या रहा मेंडल का? तो सबसे पहला ध्यान दीजिए कि कारण ये था, जो सबसे नंबर 1 में था, शॉर्ट लाइफ स्पेन। क्या था? शॉर्ट लाइफ स्पेन। कहने का मतलब कि इसका लाइफ स्पेन काफी छोटा था, जिसके कारण एक ही साल में कई बार इसको क्या किया जा सकता था, क्रॉस करवा करके या कुछ काम किया जा सकता था। मान लेते हैं कि एक आम का प्लांट लगा करके क्रॉस कराता, तो पता चला कि जीवन भर में उसका लाइफ स्पेन पूरा हो रहा है और क्या क्या चेंज हो रहा है वो पता चला कि मेंडल निकल लिए और तब तक में आम का जो पौधा है वो बढ़ते जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंट कौन करता? उसके बाद कोई बचता तब ना करता। तो क्या किया गया? शॉर्ट लाइफ स्पेन वाला जो है प्लांट जो है, ये नहीं होगा, शॉर्ट लाइफ स्पेन वाला प्लांट जो है इसलिए चुना गया।
कि उसका जीवन अवधि छोटा है, तो वो तुरंत अपना लाइफ स्पेन पूरा कर ले रहा है। 3 महीना में इसका लाइफ स्पेन पूरा हो गया, एक क्रॉस का रिजल्ट देखने के लिए मिल गया। फिर अगला क्रॉस जब कराया तो फिर आगे के 3 महीना में, फिर अगला क्रॉस कराया तो आगे के 3 महीना में, फिर अगला क्रॉस कराया तो आगे के 3 महीना में, यानी कि टोटल 1 साल में 4 बार रिजल्ट वो देख सकता था। लेकिन आम के प्लांट के साथ, मैंगो प्लांट के साथ ऐसा होता, पीपल प्लांट के साथ ऐसा होता, दलबर्जिया शिशु के साथ ऐसा होता? ऐसा नहीं ना होता। इसीलिए जो है सबसे पहला एडवांटेज इसका यही रहा, शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसके बाद देखिए वेल डिफाइंड कैरेक्टर था इसमें, वेल डिफाइंड कैरेक्टर। वेल डिफाइंड कैरेक्टर कहने का मतलब क्या? अभी हम लोग देखे कि सर हाइट देखे थे ना, अभी हाइट का 2 अलग अलग ट्रेट्स, एक टॉल एक ड्वार्फ। हम लोग ऐसा भी तो सर सोच सकते थे अभी कि सर ना लंबा होगा और ना बौना होगा, मतलब ना टॉल होगा ना ड्वार्फ होगा, छोटा बीच में हो जाए, मीडियम साइज का हो सकता है ना। लेकिन पी प्लांट में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होता है। या तो लंबा है तो पूरा लंबा होगा, बौना है तो पूरा बौना, मतलब टॉल है तो पूरा टॉल होगा, और ड्वार्फ है तो पूरा ड्वार्फ होगा। अगर उसका फ्लावर व्हाइट है तो पूरा व्हाइट होगा, बीच में कोई भी कलर नहीं। अगर येलो है तो पूरा येलो होगा। उसका जो पॉड का शेप होता है, पॉड समझते हो ना, छिम्मी जिसको कहते हो, तो पॉड का शेप जो होगा वो या तो हरा है तो पूरा हरा होगा, और पीला है तो पूरा पीला होगा। बीच वाला कंडीशन वहां नहीं होता है। बात समझ गया? उसका जो सीड है राउंड है तो पूरा राउंड होगा, और रिंकल्ड है तो पूरा रिंकल्ड होगा। बात समझ गए ना? तो वेल डिफाइंड कैरेक्टर इसी को कहा जाता है कि पूरा कैरेक्टर फ्रेश था, बीच मीडियम वाला कोई कंडीशन जो है वहां पर जनरेट नहीं होता था। इसलिए ये बात क्या हुआ कि चुना गया। चलिए इसके बाद क्या था? बाइसेक्सुअल फ्लावर था। बाइसेक्सुअल फ्लावर समझते हो ना? बताइए बताइए जल्दी, कोई बताओ जोर से। एक ही फ्लावर में क्या होगा? अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल एंड फीमेल क्या प्रेजेंट हो? सेक्स ऑर्गन। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट है, ध्यान दीजिए जरा, अगर ये एक फ्लावर रहा आपका ये इस तरह से, और ये रहा इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये रहा मेल सेक्स ऑर्गन, बताया है ना रिप्रोडक्शन में, ये वाला एंथर और ये वाला, हाँ ये एंथर, ये फिलामेंट, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। तो ये इस तरह का जो फ्लावर होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? कह देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल था। कहोगे सर इसका क्या फायदा होगा? तो यहाँ इसका फायदा होगा ना कि यहाँ पर बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है ना, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ कैसे होगा? अगर यहां पर दोनों प्रेजेंट है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर दूसरे प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो उसको क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो यहां क्या होगा? इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे आ गया तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको हटा दे तब, यानी कि ये वाला जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसको हटा दे तब तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन ही ना होगा। तो यहाँ मेंडल को 2 फायदा मिला कि ये सेल्फ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवा सकता था। इसे समझिए क्या किया कर सकता था? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। बाइसेक्सुअल फ्लावर का फायदा क्या मिला कि यहां पर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवाया जा सकता था। बताइए दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ कुछ भी नहीं ना? तो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग जो है ये क्या है? करवाया जा सकता था। बात समझ गए? हाइब्रिडाइजेशन आसान था। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या था? आसान था। यानी कि यहां से इसको छोटा सा पौधा था ना, छोटा पौधा था, तो वहां पर उसको मान के चलो कि तुरंत जो है उसके फ्लावर को कुछ भी कर दिया जाता था। बात समझ गए? मिनिमम आफ्टर केयर, देख रेख का भी जरूरत उसको कम होता था। ऐसा लंबा चौड़ा लिस्ट है। बात समझ गए ना? तो इतना आपको नहीं जानना है, 4-5 आप जान रहे हैं ये काफी है आपके लिए। बात समझ गए? हम एक और लिख देते हैं, मिनिमम आफ्टर केयर। मिनिमम आफ्टर केयर, आफ्टर केयर। अगर आप आगे के क्लास में 12th में जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, हाँ, ब्रीडिंग, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, फर्टिलाइजेशन जिसको आप कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन को ही ब्रीडिंग भी कहा जाता है। देखो ध्यान दो, कंट्रोल्ड मतलब क्या? हमारे मन से होगा। जैसे अगर हम चाहे कि यहां पर देखो इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। अब हम चाहेंगे कि जिस फ्लावर का पोलन ग्रेन हमको मन होगा कि यहां डालेंगे वहीं डालेंगे। कैसे? तो इसको कवर कर देंगे, एक पेपर से इसको क्या करेंगे? कवर कर देंगे, जिसको बैगिंग टेक्निक कहा जाता है। बात समझ गए? तो इसको कवर कर दिए। अब यहां कोई पोलन ग्रेन आएगा क्या?
नहीं आएगा। अब हम क्या किए कि किसी दूसरे जगह से जिस प्लांट के पॉलन ग्रेन को हमको यहाँ डालने का मन है, वहां का पॉलन ग्रेन कलेक्ट कर लिए और यहाँ ला करके डाल दिए। बात समझ गए? तो हो गया यहाँ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग हो गया। बात समझ गए ना? मिनिमम आफ्टर केयर का जरूरत था, मतलब कम देखरेख में ही ये क्या होता था, अच्छा खासा जो है हो जाता था। बात समझ गए? बात समझे ना? यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ है ना? चलिए चलिए आगे हम लोग शुरू करेंगे कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल, यानी कि मेंडल के द्वारा क्या सब कैरेक्टर स्टडी किया गया। टोटल 7 कैरेक्टर्स है जो मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में स्टडी किए। लेकिन इसके लिए हम लोग आगे के लेक्चर में मिलेंगे और वहां देखेंगे और मेंडल के एक्सपेरिमेंट के भी बारे में देखेंगे कि मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्या कहा, मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स के लॉ से डेविएशन या पोस्ट मेंडेलियन जो थ्योरी है वो क्या कहता है। इन सब बातों के चर्चा के लिए हम लोग आगे के वीडियो सीरीज में, वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।